कृषि दर्शन देखैया जम्मो संगवारी मल्ला मया भरे जय जोहार राम राम करत हूँ और बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप मन के हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, धान जब लुआथे ओकर बाद तुरते हमर चालू हो जाते ओन्हारी बोए के। और ओन्हारी में यदि हम बो डरें ओकर बाद बहुत से किसान मन ह गेहूँ बोए के तैयारी करथे। तभे तो कथे संगवारी हो कि गुरतुर गुरतुर जाड़ करत हे, सुरुर सुरुर पुरवैया, धान लुआगे गेहूँ बोआगे, सुख के दिन आगे रे, आज भुइयाँ के भाग जागे रे। तो संगवारी हो, गुरतुर गुरतुर जाड़ करथे तहन गेहूँ बोआथे, ओकर बाद धन धान से परिपूर्ण हमर किसान मन हो जाथे, कोठी भरा जाथे, तहाने गहना गुटा खरीदी के काम चलथे। और माघ जब लगथे संगवारी हो तो ओतके बेरा गेहूँ तको बोआए रहिथे और लोग लइका के बिहाव तको होथे और सगाई के बेरा हो जाथे, नवा बिहाव करे के तैयारी हो जाथे। ये छत्तीसगढ़ के जब खेती किसानी के बात हरे। संगवारी हो, हमर कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमन देखाथन कि आप मन जोन भी फसल लेवत हो या लेवहू ओला उन्नत तकनीक से कैसे करे जाए। संगवारी हो, आज हमन चर्चा के विषय यही राखे हन कि गेहूँ फसल के उन्नत उत्पादन तकनीक कैसे होना चाहिए। ये विषय में विशेषज्ञ ला मैं बुलावा, तब तक आप मन देखो संगवारी हो ये खास संदेश। गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती की अपार संभावनाएं छत्तीसगढ़ में हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु जिस प्रकार से है, इसमें गोभी वर्गीय सारे, चाहे फूल गोभी की बात करें, चाहे पत्ता गोभी की बात करें, चाहे ब्रोकली की बात करें या केल की बात करें, सारे गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है। यहाँ की जलवायु इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। खासकर जो ठंड की जलवायु होती है, यहाँ पे सभी गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है। आधुनिक खेती जो है, ये खेती का नया तरीका है। सबसे पहले किसान भाई खेती करते थे बाहर में गोभी वर्गीय सब्जियों की, चाहे फूल गोभी ले लें, पत्ता गोभी ले लें, ब्रोकली ले लें, ये सब की खेती पहले से भी की जाती रही है। लेकिन आधुनिक खेती में क्या है, पॉली हाउस बनाया जाता है, नेट हाउस बनाया जाता है और उसके अंदर में खेती की जाती है। संदेश आप मन देखत रहे हो और संदेश में भी बहुत सारा बात छुपे होते संगवारी हो, जेकर आप मन ला फायदा उठाए ला पड़ही, आप मन के फायदा करी थे। संगवारी हो, आज हमार जोन विषय है गेहूं फसल उत्पादन के उन्नत तकनीक कैसे होना चाहिए, ये विषय में आप मन ला चर्चा कराबो। हमार विशेषज्ञ है नीतू स्वर्णकार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा, सस्य विज्ञान विभाग के। ओकर से सबसे पहली सवाल यही है आप मन डहाल ले कि छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन माटी है, पहली के खेती और अब के खेती में का उपयुक्त है गेहूं उत्पादन तकनीक के, और है तो कैसे है, का कहत है स्वर्णकार मैडम। हाँ आओ देखन। जैसा कि गेहूं की फसल हम रबी में लगाते हैं, तो रबी जैसा कि हम जानते हैं कि रबी जो है वो ठंडा वातावरण, ठंडा जलवायु रहता है। तो गेहूं के लिए जो है ठंडा वातावरण जो है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को हम 3 जोन में बांटते हैं, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र आता है, जिसे पहाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं, जो अंबिकापुर के आसपास का क्षेत्र, जो संभाग अंबिकापुर संभाग, सरगुजा संभाग को हम पर्वतीय क्षेत्र में लाते हैं। और पठारी क्षेत्र में जैसे बस्तर का हो गया, और मैदानी क्षेत्र में ये आसपास के रायपुर, धमतरी, ये आसपास के महासमुंद आदि ज़िले आते हैं। तो जो ठंडा वाला प्रदेश है, अंबिकापुर और सरगुजा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत अच्छे से की जाती है और वहाँ पर उसकी उत्पादकता भी काफ़ी हमको देखने में मिलती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी है, इसकी उत्पादकता जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से थोड़ी कम आती है। इसलिए चूँकि ये रबी फसल है, इसलिए इसको पर्याप्त ठंड की आवश्यकता होती है, उसकी बुआई से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक। तो ठंडा वातावरण ही इसके लिए अनुकूल माना गया है। तो संगवारी हो, देखे हो स्वर्णकार मैडम कहा तरी से कि गेहूं फसल उत्पादन के उन्नत तकनीक अपनाना है तो हमारे यहाँ जलवायु हो बहुत उपयुक्त है। अब बात आते कि ज़मीन कैसे होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ ला पूरा भाग में बांटन संगवारी हो, 3 भाग में बांटे है, आप सब जानता हो। तो वो तीनों भाग में गेहूं के खेती पर ज़मीन कैसे होना चाहिए, ओकर तैयारी अच्छा से अच्छा उत्पादन लेना है तब कैसे करे जाए, और बीज के मात्रा कैसे होना चाहिए, इहू ल बताही
मैडम हाँ का कहा थे देखन संगवारी हो। यहाँ सामान्यतः किसान जो है छत्तीसगढ़ के वो धान या सोयाबीन के बाद गेहूं की फसल लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कन्हार भूमि जो है, जो भारी मिट्टी, काली मिट्टी है और दोमट मिट्टी है, ये सब गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है। इसके अलावा उसका पीएच मान जो है, उसका अम्लीयता स्तर बहुत कम नहीं होना चाहिए, उसका क्षारीयता स्तर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिट्टी जो है वो उसकी जल धारण क्षमता है वो पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो गेहूं की फसल है उसमें पानी की जो मांग है वो ज़्यादा होती है। इसलिए हमें ऐसे मिट्टी का सिलेक्शन करना चाहिए, चयन करना चाहिए जिसमें कि जल धारण क्षमता अधिक हो। इसके अलावा अब हम खेत की तैयारी की बात करें तो धान या सोयाबीन की कटाई के बाद हम अपनी मिट्टी की स्थिति के अनुसार कि कौन सी प्रकार की मिट्टी है, उसको कितनी जुताई की आवश्यकता पड़ती है वो हम लोग देख सकते हैं। कन्हार मिट्टी में जनरली सामान्यतः जो है वो 2 से 3 बार आप कल्टीवेटर चला सकते हैं। उसमें कल्टीवेटर चलाने के बाद अगर ढेले ज़्यादा बड़े साइज़ में हो तो आप उसको एक बार रोटावेटर एक बार चला के भुरभुरा कर लें। चूँकि गेहूं की जो फसल है उसके बीज के अंकुरण होने के लिए आपको मिट्टी का जो है वो भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस खेत की तैयारी के साथ साथ मैं किसान भाइयों को ये और सुझाव देना चाहती हूँ कि जितना अधिक से अधिक हो सके गोबर की खाद या जैविक खाद का समावेश अपने खेत में करें। वैसे तो 3 से 4 ट्रॉली आप गोबर की खाद प्रति एकड़ आप खेत की तैयारी के समय ही डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सरकार की योजना अनुसार वर्मी कंपोस्ट का भी अभी खेतों में डालने का चलन है, तो आप वो भी अधिक से अधिक मात्रा में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप गोबर की खाद अपनी खेतों में डाल रहे हैं तो ये आपके मिट्टी की पोषक तत्व की मात्रा तो बढ़ाएगा ही, साथ में ये आपके ज़मीन की पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करके रखेगा, संतुलित बनाए रखेगा और आपके खेत की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगा। संगवारी हो देखे हो कैसे तैयारी करना है ज़मीन के, ये बात ला बताई से। अब बात आते कि उन्नत तकनीक से हम गेहूं के खेती करबो तो बुआई कैसे होना चाहिए, कौन कौन सा किस्म के बुआई हमला करना है, कब करना है, कतका दिन के फसल है, तौला कैसे बोना है, पहली बोना है बाद में बोना है, बहुत सारा बात रही थे संगवारी हो। किस्म के हिसाब से बुआई होते तो आवो किस्म के हिसाब से गेहूं के बुआई कैसे करना चाहिए, का कहा थे देखो सुनो। सामान्यतः किसान जो है अपने घर की देसी बीज को उपयोग करते हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले तो ये सजेशन देना चाहूँगी, अगर वो देसी बीज अपने घर का संरक्षित बीज अगर उपयोग में ला रहे हैं तो उसमें आप बीज उपचार ज़रूर करें। इससे क्या होगा, जो बीज जो हैं वो जिसमें कीड़े या बीमारी की समस्या है वो हम इसमें थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा सजेशन तो पर्सनली ये रहता है कि आप प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें अपने खेतों में। प्रमाणित बीजों में अंकुरण की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है और यदि आप लगाएंगे तो उसमें स्वस्थ पौधे भी ज़्यादा आपको प्राप्त होते हैं। और बीजोपचार करने के लिए आपको बीज जैसे आप ले रहे हैं उसमें या तो कार्बेंडाजिम या थीरम ले सकते हैं। उसको 2.5 से 3 ग्राम आप बीज दवाई की मात्रा लें और प्रति किलो बीज की दर से 2.5 से 3 ग्राम बीज आपको ज़रूरत होती है। बीजोपचार के लिए आपको करना है, एक फर्श रहेगा जिसमें आप या सतह थोड़ी कठोर सतह हो, वहाँ पर आप बीज को पूरा फैला दें। बीज को फैलाने के बाद आप हल्का पानी का छींटा उसमें डाल दें और जो दवाई की मात्रा जो रिक्वायरमेंट है जितने बीज हैं उसके हिसाब से आप उसमें छिड़क दें और उसको हल्के हाथों से मिला लें। चाहे तो आप पॉलीथीन का उपयोग कर सकते हैं अपने हाथों में लगा के, ताकि दवाई से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो आपके हाथों का, और या तो आप ग्लव्स का उपयोग कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट करने के बाद, सीड का ऐसे बीजोपचार करने के बाद आप छाया में उसको आधे से 1 घंटा आप सुखा लें। उसके बाद आप उसको बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीजोपचार के अलावा आपको एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो है बीजों की अंकुरण प्रतिशत की मात्रा। तो आपको यदि आप अपने घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो आप उसमें ज़रूर आवश्यक रूप से आप उसमें अंकुरण का प्रतिशत आप चेक करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 से 100 दाने आप सेलेक्ट कर लीजिए और उन 100 दानों को किसी एक जगह पर लगा दीजिए। उन 100 दानों में जितने बीज आपके अंकुरित हो रहे हैं
वो आपका जर्मिनेशन का परसेंटेज है। मान लो अगर आपने 100 दाने आपने बोए हैं जिसमें आपका 80 बीज जो है वो अंकुरित होया है, इसका मतलब ये है कि आपके बीज की अंकुरण प्रतिशत जो है वो 80% है। तो आप जो रिकमेंडेड है, जो अनुशंसित दर है बीज दर की, वो आप उसी दर पे उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका अंकुरण प्रतिशत कम है तो आप जितना % आपका अंकुरण प्रतिशत कम है उतना ही बीज दर आपको बढ़ा के अपने खेतों में बोना चाहिए। बीज की दर होती है करीब 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़, और ये आप उपयोग कर सकते हैं अपने खेत में सामान्य स्थिति में। यदि आपने सामान्य समय में या सही समय में आप बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 40 से 50 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से डालेंगे। यदि आपकी बुआई जो है वो देर होती है तो देर होने की स्थिति में आपको बीज दर को सवा से 1.5 गुना, यदि ज़्यादा देर हो गई है तो आप 1.5 गुना उस बीज को बढ़ाकर अपने खेतों में डाल सकते हैं। बुआई का समय जो है ये उपयुक्त समय है इसका नवंबर का महीना, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो धान लगाने के बाद, जो माई धान बोलते हैं जिससे लंबी अवधि की धान होती है, उसके बाद लगाते हैं, तो इसका जो बुआई का समय है वो आगे चला जाता है। तो बुआई की स्थिति में, देरी से बुआई की स्थिति में भी अगर हम देखें तो इसको हम 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। और यदि इसके बाद अगर बुआई कर रहे हैं तो आपको बीज की दर बहुत ज़्यादा, मतलब 1.5 से 1.5 गुना आपको बढ़ा के बुआई करनी चाहिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी किस्में यहाँ की चलती हैं। जो GW 273 है, ये सरबती किस्म है। GW 273 सुजाता किस्म है। GW 173, GW 322, ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये करीब 120 दिन में पक के तैयार होती है और इसका उपज जो है वो भी 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में आप 30 से 35 क्विंटल आप कटाई इसका कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, यूनिवर्सिटी से रिलीज़ बहुत सारी वैरायटी हैं, 8 से 10 वैरायटी यहाँ से भी रिलीज़ हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से रतन वैरायटी, अरपा वैरायटी और छत्तीसगढ़ गेहूँ 4, छत्तीसगढ़ गेहूँ 3 और छत्तीसगढ़ हंसा, छत्तीसगढ़ अंबर, ये सभी वैरायटी हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई है, जिनको किसान अपने खेतों में लगा सकता है। इन सभी किस्मों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि रतन किस्म जो है वो लेट से बुआई करने के लिए, देरी से बुआई करने के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। और जैसे छत्तीसगढ़ अंबर की हम बात करें तो ये जो गेहूँ है ये शरबती में आता है और रोटी बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। और अगर देर से बुआई करने जा रहे हैं तो HD 2932, MP 1203, ये सब वैरायटी भी आप लेट से बुआई करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो संगवारी हो देखे हो, गेहूं उत्पादन तकनीक में बात आते कि जोन फसल हमला लेना है, जो किस्म लेना है ओकर हिसाब से बुआई करना है। अब बात आते कि एकर बाद पानी देना है, यानी कि जल प्रबंधन करना है। और रबी के मौसम में देखा हो, कभू भी मौसम भी उतार चढ़ाव हो जाते तब होल पानी गिर जाते और पानी के समस्या भी रही ता गेहूं में कतका पानी लाग जही, कब कब पानी हमला देना है। आओ का कहा थे नीतू मैडम है, देखो संगवारी हो। गेहूं में पानी अगर सिंचित अवस्था में अगर आप लगा रहे हैं तो उसको 5 से 6 पानी की आवश्यकता पड़ती है। और ये 5 से 6 पानी आपको कब कब देना है? पहला तो आपको देना है उसकी शीर्ष जड़ जब निकलता है उस स्थिति में आपको पानी देना है। दूसरा है आपको जब उसमें कंसे बन रहे हो तब देना है। तीसरा है जब उसके तने में गठान पड़ रही हो तब देना है। फिर है जब फूल आ रहा हो तब देना है। उसके बाद उसकी दूध वाली अवस्था में देना है और लास्ट में दाना भरते समय आपको ये 6 पानी आपको अपने खेतों में देना है। लेकिन अगर किसी कारण से आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है आपके खेत में, तो कम से कम आपको 3 पानी तो गेहूं को देना ही चाहिए। जिसमें शीर्ष जो जड़ निकलता है गेहूं में, उस अवस्था में आपको अवश्य रूप से पानी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रांतिक अवस्था है गेहूं की, जो कि गेहूं की बुआई से 21 दिन के अंदर आती है। किसान भाई हो देखे हो, पानी के प्रबंधन करना है तो बतावत रही से कैसे पानी देना है। अब बात आते कि गेहूं के खेती में कौन कौन सा प्रकार के खाद हमला देना है, कब कब देना है, कैसे देना है और कतका मात्रा में एकड़ के पाछू हमला खाद के प्रबंधन करबो हम। और यदि खरपतवार आगे हावे खेत में तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन, खरपतवार के पहचान हम कैसे करन, ये सब बात ला बतावत है स्वर्णकार मैडम। हम का कहा थे आओ देखन। गेहूं में हम खाद प्रबंधन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको जैविक खाद का समावेश अपने खेतों में करना चाहिए, वो ज़रूर करें। और इसके अलावा
चूँकि गेहूँ जो है वो अनाज वाली फसल है, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको दलहनी फसलों की तुलना में अधिक आपको खाद की ज़रूरत उसमें पड़ती है। तो इसमें अनुशंसित दर जो है वो 100-60-40 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, जो आपको 2.5 एकड़ के लिए रिकमेंडेशन में है। तो आप इन मात्रा को अपने खेत में डाल के अच्छी उपज ले सकते हैं। खाद को डालने के समय की बात करें तो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको बुआई के समय ही आपको खेत में देनी है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो जड़ की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जितना ज़्यादा जड़ ग्रोथ करेगा उतना ही न्यूट्रिएंट वो एब्जॉर्ब करेगा ज़मीन से। साथ ही आपको पोटास की पूरी मात्रा जो शुरुआत में बेसल डोज के रूप में देनी है, वो आपके दाने में चमक बढ़ाता है, साथ ही साथ वो आपके पौधे में बीमारी से लड़ने की क्षमता को वो बढ़ाता है। इसलिए पोटास और फास्फोरस को शुरुआत में ही दे देना चाहिए। इनके साथ ही हमको नाइट्रोजन जो है वो भी जितनी अनुशंसित दर है, जो 100 किलोग्राम है, उसकी हमको आधी मात्रा जो है वो भी बुआई के समय ही देना है। क्योंकि नत्रजन जो पोषक तत्व है उसकी हम बात करें तो इसका सीधा संबंध होता है पौधे की क्लोरोफिल पे। जो ये हरापन दिखता है पौधों में, ये क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, और ये क्लोरोफिल ही पौधे में भोजन बनाने की क्षमता का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की पूरी आधी मात्रा है जो वो शुरुआत में देनी चाहिए, और बची जो आधी मात्रा है उसको 2 भाग में करके 1-1 महीने में पानी जब आप दें खेत में उस समय आप डाल सकते हैं। किसान भाइयों, हमन चर्चा करत हन गेहूं फसल के उन्नत उत्पादन तकनीक के बारे में। बेरा हो गए एक ठन विराम के, और विराम लेथन आप मन देखाओ खास बात। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने
देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान भाइयों, संदेश के बाद आवाओ चलन फिर हमार चर्चा को थी और गेहूं फसल के उत्पादन तकनीक ला हमन चर्चा करत हन। अब बात आते संगवारी हो कि जैसे कि रोग राई लग जाते तो कौन सा प्रकार के रोग राई आते, कीड़ा मकोरा लग जाते तो कीड़ा मकोरा कैसे लगते, कैसे ओकर पहचान है, ये सब बात ला आप मन ढाल ने पूछा था स्वर्णकार मैडम से और का कहा थे रोग राई कीड़ा मकोरा के बारे में गेहूं के खेती में। आओ देखन। कीड़े बीमारी की हम बात करें तो कीड़े की पहले मैं बताना चाहूँगी। वैसे तो गेहूं में बहुत कम ही कीड़े हमको देखने को मिलते हैं। जिन खेतों में दीमक की समस्या हमको जनरली दिखाई देती है किसानों के खेतों में, तो जब दीमक का प्रकोप आपके खेत में है, आपको पता है, तो आप बुआई के समय ही क्लोरपाइरिफास दवा है जो 8 से 10 किलोग्राम आपको बुआई के समय ही अपने खेतों में डालना चाहिए। इससे जो है दीमक का कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसानों के खेतों में हमको तना छेदक का प्रकोप हमें देखने को मिला है। ये तना छेदक क्या होता है, ये गभोट अवस्था में या कण से निकलने की अवस्था में ये तने में घुस जाता है और ये पूरी बाली का रस चूस लेता है और जिससे जो बाली है वो पूरी सूख जाती है और जो बाली सूखी रहती है उससे अगर आप ऐसे करके हाथ से ऐसे खींच के निकालेंगे तो आसानी से वो निकल जाता है। तो इसका प्रकोप भी अब बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए हमें फिप्रोनिल एक दवाई है जो आप डाल सकते हैं अपने खेतों में। फिप्रोनिल करीब 1 से 1.5 लीटर आपको 1 हेक्टेयर के लिए है रिक्वायरमेंट। आप 1 हेक्टेयर में 1 से 1.5 लीटर आप फिप्रोनिल डाल सकते हैं। कीड़े की तो बात हो गई। बीमारी की बात करें तो बीमारी भी बहुत कम ही हमें देखने को मिलती है। एक रस्ट बीमारी होती है जो हमारे खेतों में अक्सर दिख जाएगी, जिसमें रस्ट जो बीमारी है वो पत्तियों में हल्के भूरे भूरे पैचेस जैसे धब्बे टाइप के दिखेंगे आपको
और ये क्या होता है, ये जो शीर्ष पत्ती होती है गेहूं की, उसको ही अफेक्ट करता है। और शीर्ष पत्ती का बहुत बड़ा योगदान होता है भोजन बनाने में पौधों में। तो ये शीर्ष पत्ती को ये नुकसान करता है, और अगर ये इसे हम कंट्रोल ना करें तो इसकी जो बाली जो हमारे गेहूं की आती है वो मुड़ी हुई और छोटी बाली आती है। तो इसके कंट्रोल के लिए या तो हमें शीघ्र पकने वाली जो वैरायटी है, जैसे लोक वन हो गई, वो हम लगा सकते हैं। इसके अलावा जो देर से पकने वाली किस्में हैं, देर से जो लगाने वाली किस्में हैं, उनको हम अर्ली अगर पहले लगा दें तो इसका हम कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर दवाई की हम बात करें तो फफूंदनाशक में हम मैंकोजेब या जिनेब है, इसकी हम स्प्रे कर सकते हैं। 2.5 से 3 ग्राम आपको 2.5 किलोग्राम आपको लेना है, 2.5 किलोग्राम लेना है आपको 1000 लीटर पानी में, और उसको स्प्रे करना है अपने खेतों में। और एक बार स्प्रे करने के बाद उसको रिपीट करना है आपको 10 दिन के बाद, और उसके बाद 2 बार स्प्रे 14-14 दिन के आप में उसको स्प्रे करना है। इससे आपका जो रस्ट बीमारी है वो आपका कंट्रोल हो सकता है। तो संगवारी हो, अवैया बेरा आप मन संग फिर गोट बात करे बर आबो, एक नवा विषय ला लेके आबो जेकर से आप मन के आर्थिक उन्नति हो सके। तो जाए के बेरा होगे, हमार जम्मो संगवारी मन ला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।